मेरी समस्या महिषासुर को बाप मानने वालों से है और वो सोशल मीडिया पे, और मैं उसको मेरे अधिकार में और मेरे सामर्थ्य में जितनी चीज बुद्धि से, शस्त्र से, शास्त्र से, जिससे उसका मर्दन कर सकता हूं मैं करूंगा। देखिए, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, जो मुखर हैं वहां, जो प्रभाव डाल रहे हैं, हमारा कार्य है उनको काउंटर करना। हम नैरेटिव वॉर लड़ रहे हैं ना, Yes. हम वॉर नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, हम वॉर नहीं लड़ रहे, हम नैरेटिव वॉर लड़ रहे हैं। देखिए गुरतेज भाई, एक आपकी चीज जो आपने वाला कहा था ना कि पूरे समाज को अटैक ना किया जाए, वो नहीं होता पूरे समाज पे अटैक। वो आप ही ने एक बात कही थी, जैसे आपने कहा कि एससी समाज पे टारगेटिंग होती है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं बताऊं क्यों होती है। क्योंकि एससी समाज का एक पर्टिकुलर जाति है, उसमें से एक या दो पॉलिटिकल पार्टी निकली है। एक तो उत्तर प्रदेश में ही निकली है, एक महाराष्ट्र में निकली है, तो हाँ अब तो दो हो गई हैं वो, है ना। इसलिए वो समाज, एक पर्टिकुलर जाति, उसी में वो टारगेट पे आ जाती है। तो आप मंशा समझिए कि सवर्ण समाज भी उस समाज को टारगेट नहीं कर रहा है, उन पॉलिटिकल नेताओं को टारगेट कर रहा है। और आपने जो कहा ना कि ओबीसी पे अभी नहीं होता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा। ओबीसी पे करने का ये जहर घोला जा रहा है। पिछले एक साल से एक नेताजी का जो उन्होंने नाम लिया था ना, वो ओबीसी ओबीसी ही चिल्ला रहे हैं। अगला ओबीसी पे ही होगा। मैं चाहता नहीं हूं हो, लेकिन होगा। तो आपने कहा ना कि ये समझना सवर्ण समाज को पड़ेगा कि वो टारगेट ना करें। मैं कहूंगा कि ये समझना एससी समाज को भी पड़ेगा कि वो पॉलिटिशियंस को अपना बाप ना बनाए। मैं सवर्णों से भी नहीं कहता कि किसी मोदी को, किसी बीजेपी को अपना बाप मत बनाओ भाई। तो आप भी किसी रावण को या किसी कुंभकर्ण को अपना बाप ना बनाइए, महिषासुर को। हाँ। तो हम अटैक भी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और इसी हमारा अटैक उन पॉलिटिकल नेताओं पे है, अपने भाइयों पे नहीं, उन पे। देखिए, हम ग्राउंड एक्टिविस्ट नहीं हैं। हम जहां पे काम करते हैं, हम उसकी सच्चाई को जानते हैं, और वहां पर जो मुखर हैं केवल हम उनका जवाब देते हैं। अगर हम ग्राउंड पे काम कर रहे होते और आप हमसे सवाल पूछ रहे होते, तो मैं कहता कि नहीं यार, 99 बिल्कुल सही है, 100 में से कोई एक ऐसा होता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़ाई चल रही है, आरक्षण केवल एक बहाना है। सच्ची बात तो यह है कि कुर्सी को हथियाना है। ठीक है, अब आज तक, अभी तक क्या चल रहा था, पहले मुसलमानों ने डायरेक्ट ये वॉर करके देख ली है। ठीक है, एंटी-सीए प्रोटेस्ट में हम सब लोगों ने देख लिया कि उनका क्या असर हुआ। उसके पैरेलली एक और चीज चल रही थी बामसेफ की, जो इतिहास का विद्रूपण कर रहे थे और जो बता रहे थे कि हम वीर थे, हम योद्धा थे, हम ये थे, वो थे, और हमने तो भीमा कोरेगांव का युद्ध भी जीत लिया था और उसमें हमने पेशवाओं को हरा दिया था। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती आज तक, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हम दबलित हैं, कुचलित हैं, पीड़ित हैं, ये सारों के कहीं ना कहीं तो ये महान वीर थे, हैं? कभी ना कभी तो इन्होंने पूरे भारत पर राज करा है, कभी ना कभी ये यहाँ के शासक रहे हैं। फिर पीड़ित कहां से आए? भाई वही बात है कि रिक्शा वाला है तो 800 साल राज नहीं करा, और 800 साल राज करा तो रिक्शा कहीं को चला रहा भाई। दूसरी बात, फिर इनको ये बात समझ में आ गई कि हम अकेले नहीं कर सकते कुछ भी। एंटी-सीए प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे इन पर तो लट बजा बहुत ज्यादा। फिर इन्होंने क्या करा कि हम एससीज को मिला लेते हैं। नहीं, वो एससीज तो को, अंकुर भाई आप जो बोल रहे हो ना, वो तो लिखित में है, पीएफआई का विजन डॉक्यूमेंट 2047 बिल्कुल है, और उसमें लास्ट पन्ने पे यह भी लिखा हुआ था कि एक बार जब इस्लाम दारुल क्या बोलते हैं, हर्ब और दारुल इस्लाम हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, हाँ। तो फिर उसके हम बाद दलितों को भी काटेंगे, पेल देंगे, है ना, कि पहले हम मदद लेंगे फिर उन्हें भी काटेंगे। उदाहरण है ना जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल है उदाहरण। वो तो सबसे बड़ा इन्होंने क्या किया, जब दलित भी नहीं आए उसके लोग बाद इन्होंने मंडल को आप पेल देते, जब दलित भी ढंग से नहीं आए तो इन्होंने ओबीसीज को किया। और अभी आपको पता है ये साल भर आरक्षण के लिए और ये किसान के नाम पे बहुत आंदोलन चले। ये क्या था, ये ओबीसीज को भड़का करके उस पावर को अपने साथ मिलाने में था। एक बात आप याद रखी लीजिए, अगले जितने भी इस प्रकार के आंदोलन होंगे, अगले जितने भी इस प्रकार की लड़ाइयां होंगी, उसमें कोई भी मुसलमान फ्रंट पर नहीं आएगा। आपके सामने फाइट आपके अंदर के लोग लड़ेंगे, ओबीसीज, एससीज और एसटीज के नाम पर लड़ी जाएगी, उनको फ्रंट बनाया जाएगा, आपस में आप लोगों को लड़वाया जाएगा, और जब आपकी आधी आबादी समाप्त हो जाएगी फिर वो पीछे से आएंगे और उन आधों को भी मारेंगे। जो इन्होंने बताया कि पीएफआई का लास्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि जो बाकी बचेंगे हम उनको भी पेलेंगे। और इन्होंने कहा ना, जोगेंद्रनाथ मंडल की हिस्ट्री सबको पढ़नी चाहिए। ये आरक्षण पर इतना जोर दिया जाना, 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया, इस पर जोर डालना, हम मारे जा रहे हैं, हम पीसे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं, इस पर जो जोर डालना है, तो ये जो जोर डाला जा रहा है ये आने वाले समय के गृह युद्ध की तैयारी है। देखिए, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, और आपने जो बामसेफ का नाम लिया ना,
वो बाम सिर्फ केवल ओबीसी को ही नहीं, सवर्णों को भी अभी टारगेट कर रही है। जैसे आपने राजस्थान इलेक्शन के टाइम देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा नैरेटिव चला था कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले जाटों का चलाया था। हाँ, मैं लगभग 2011 से ट्विटर ट्रेंड्स फॉलो करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे राज्य के कोई इलेक्शन स्पेसिफिक आते हैं तो वैसे वैसे नैरेटिव्स सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जैसे राजस्थान चुनाव खत्म हुआ, ये क्षत्रिय हिंदू नहीं है वाला नैरेटिव पूरा खत्म हो गया। अभी यूपी इलेक्शंस क्योंकि आने वाले हैं तो आप देखिए ब्राह्मण दलित का पूरा वॉर सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो क्या हमें ये सोचना है कि बामसेफ जैसी विचारधारा ने जो नैरेटिव सेट किया है उस नैरेटिव पर हमें खेलना है, या हमें हमारा एक नैरेटिव नया बनाना है? क्योंकि जैसे अजीत जी ने बताया कि नैरेटिव वॉर है, अरे बहुत सही बात है। मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कि जो राइट विंग है, जो हिंदुत्ववादी पक्ष है, वो अपना नैरेटिव बना ही नहीं पा रही है। वो केवल वामपंथियों के नैरेटिव को काउंटर करिए उनकी पिच पर खेल रही है। हम हमारा कोई नैरेटिव सेट ही नहीं कर पा रहे हैं और शायद उसका कारण ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठा लिए जो हमारी मतलब दुखती नस है या जिस पर हम भावुक हो जाते हैं और रैशनलिस्ट थिंकिंग छोड़कर भावनाओं में बहकर उनके नैरेटिव पर चलाने लगते हैं। जैसे बामसेफ ने जो विचारधारा चलाती है कि भाई आर्य बाहर से आए, इसका प्रबल खंडन आम्बेडकर जी ने किया है। आम्बेडकर जी नहीं मानते कि आर्य बाहर से आए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो आम्बेडकर का नाम लेते हैं उन्होंने आम्बेडकर के वांग्मय को नहीं पढ़ा है। वो खाली आम्बेडकर के नाम पर वो जहर फैलाते हैं, यूज करते हैं। तो हमें जो हमारा नैरेटिव बनाना है तो आम्बेडकर के या फूले के या अन्य के वांग्मय से हमें ऐसी बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए जो बामसेफ को एक्सपोज करे। एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया जाता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से प्राचीन है या संस्कृत भाषा पाली के बाद आई। अब इसका प्रबल खंडन बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बुद्धा एंड ही धर्म पुस्तक में कर रखा है कि बुद्ध के टाइम पर वेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, उन्होंने पूरी परंपरा लिख रखी है। तो ये वांग्मय से जब हम चीजें दिखाते हैं तो बामसेफ वाले, मेरी बहुत बहस होती है, वो मेरे से जवाब ही नहीं देते क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई इनका कोई काउंटर नहीं आता। ये एक रजत मौर्य करके कोई ट्विटर पर है या एक रैशनलिस्ट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसको, मैंने कृतेश जी अब समस्या क्या है ना कि शास्त्रार्थ मूर्खों से नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा क्योंकि आजकल मूर्ख ही नैरेटिव बना रहे हैं। नहीं तो मूर्ख में वही है ना कि आप प्रतिक्रिया देके उसको डिमोरलाइज कर सकते हो। और जो नैरेटिव की बात आपने की ना कि हम प्रतिक्रियावादी बन के क्यों रह गए, मैं भी ये 5 साल से लिख रहा हूँ लगातार। समस्या ये है कि कोई भी नैरेटिव इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो है गढ़ नहीं सकते। नैरेटिव को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए होता है। वो इंस्टीट्यूशन क्या है? एक पॉइंट बोल दूं सर इस पे। हाँ, नैरेटिव तो सर हमारी सरकार नहीं बना पा रही जो सत्ता में बैठी है। सही बात है। जातिगत जनगणना कोई और चिल्ला रहा था, उनको हरा दिया, तो जिनको हमने जिताया वो बोले कि नहीं जातिगत जनगणना कराएंगे। अरे भाई उस विचारधारा को हमने हरा दिया, होने तो दो, हमें वो नहीं चाहिए। नहीं तो वही बात है कि अभी आप अंबेडकर ने जो बोला है, जो बातें आप बोल रहे हो ना, वो आप कोट करके देखो, आपको संघ के लोग जो है डिसऑन कर देंगे। मुझे उनसे ओनरशिप चाहिए भी नहीं। नहीं ओनरशिप के मतलब आई डोंट वांट कि भाई वो लोग मेरे को अच्छा माने। जो सच है वो सच तो बोलना पड़ेगा। नहीं तो वही जो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो है ना वो अपने आप पे, आपका फिर कोई रीच नहीं है, कोई आपको रीट्वीट नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई आगे बढ़ा नहीं रहा बात, तो वो फिर वही हम 5 आदमी मिलकर के आपस में बातें करते रह जाएंगे। एक वो समस्या हो जाती है। नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आपको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। शायद आपने एक बात इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बोली, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे जो ज़्यादा जो कमी जो खल रही है जो पिछले 3-4 साल में, वो मुझे एक ऐसे थिंक टैंक की कम खल रही है राइट विंग में, जो एक दूरदर्शिता रखते हुए नैरेटिव सेट करने की सिस्टम भी खड़ी कर सके। आप जी आप खाली नाम बदल के ले रहे हो। थिंक टैंक भी वही है, सरकार भी वही है। थिंक टैंक क्या इंस्टीट्यूशन नहीं है? वो भी इंस्टीट्यूशन ही हुआ ना। इट नीड्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज।
वो थिंक टैंक ऐसे नहीं कि 10 आदमी हम बैठ गए, ऐसे थिंक टैंक नहीं बनेगा ना। थिंक टैंक का पूरा स्ट्रक्चर होगा, हम कैसे चीज़ों को आगे ले जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक चीज़ तो अभी हमने इस चर्चा में समझी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना दिल बड़ा करके और उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कृतेश जी ने बोला। लेकिन जो हमारे दलित भाई हैं, जो वो कम्युनिटी है, उसको क्या समझने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बरगलाया जाता है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दलित समाज को क्या समझने की, षड्यंत्र को किस नज़र से देखने की ज़रूरत है? दलित समाज को उनके जो नेता है ना, उनका सत्य बताने की आवश्यकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ग्राउंड पे ये विष नहीं पहुँचा है, ये विष सोशल मीडिया में है और कुछ रैलियों में कुछ लोग जहाँ बोलते हैं, इट इज़ हाईली लोकलाइज्ड। अभी तक ऐसा नहीं है कि मेरे गांव का दलित शिवलिंग पे जाके हथौड़ा मार रहा है, वो समस्या अभी तक नहीं हुई। हो सकता है 5 साल बाद आ जाए, क्योंकि लास्टली वहीं से तो जाएगा ना। सोशल मीडिया पे हल्ला होते 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 जहाँ मतलब हम छठ कर रहे हैं, वहाँ अंबेडकर जी की मूर्ति लगा करके किया जा रहा है, या कुछ उस तरह से हर चीज़ का एक आप प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके घर करेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक कॉपी आपने बना के रख लिया, वो जब सर्वव्याप्त होने लगेगा तब समस्या होगी। अभी क्या है कि ये सतही चीज़ें जो डिजिटल में चल रही हैं, हम उसको वहीं पे काउंटर कर सकते हैं। तो वो जितना विशेष होगा, हमें उतना विशेष होना पड़ेगा। और जब हम जनसभाएं करेंगे, जब हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, जो नेताओं का काम है, या जो इस तरह की संस्था है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, मान लो आर्य समाज करे, संघ करे, विश्व हिंदू परिषद करे, बजरंग दल करे, उनका ये काम होता है कि आप उनको समझाओ कि वो विषैला है, वो खुद रॉल्स रॉयस में चल रहा है और तुमको देखो कहाँ पे वो रखना चाह रहा है। बिल्कुल। अच्छा पुलकित जी, थोड़ी देर पहले हमारी एक चर्चा में इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, जो आप बिल्कुल, कह रहे हैं दलित वाला मैसेज, मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज करने का प्रयास कर देता हूं बिल्कुल इसको। जैसे एक चीज आपने सुनी होगी, ब्रेन ड्रेन, है ना, कि और उसका मूल जो है आरक्षण ही बताते हैं। ज्यादातर जो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, सवर्ण जा रहे हैं, और उनका मेन पॉइंट होता है कि भाई आरक्षण से तुमने इसको वो कर दिया, हमारी तो हम बाहर जा रहे हैं, हमारी प्रतिभा का यहाँ पे कोई मूल्य नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब मैं भी इस पे विचार ही कर रहा था, मेरा थॉट है, आपको क्या लगता है ब्रेन ड्रेन केवल वो है कि एक सवर्ण यहाँ पे जो बढ़िया इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, इसरो में जा सकता था, वो नासा में जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में सिलिकॉन वैली जा रहा है, केवल वो ब्रेन ड्रेन है? या फिर एक बढ़ई जो टिंडर फैक्ट्री आज उसकी एक इतनी बड़ी होती, जो 1947 में उसने वो अपना काम छोड़ दिया, एक धोबी, मैंने ऐसा बोल दिया ना, धोबी है, बड़ा बेकार काम है, हम उसे जब ऐसे देख रहे हैं ना कि वो कपड़े पीट रहा है पत्थर पे, तो वो बेकार काम है। जब एक एम्पायर खड़ा कर देगा, अब बाहर विदेशों में आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन्स लगी होती हैं, लॉन्ड्री है ना, बिल्कुल, हम उसे धोबी है ना, वो धोबी है, भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको वो दाना डाल दिया, आज अब 20 नंबर पे तुझे क्लर्क बनाऊंगा। सही बात है। कहीं ना कहीं आप प्रतिभा को दबा रहे हो। ये भी ब्रेन ड्रेन है एक तरह का। तो दलित भाइयों को यह समझना है कि भाई तुम्हारे बच्चे जो शायद कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, उदाहरण के रूप में वो मैथ के प्रोफेसर का पेपर भर रहा है, मैथ के प्रोफेसर में उसके 100 में से 20 नंबर आए, टेक्निकली वो प्रोफेसर बनने लायक नहीं है, लेकिन आरक्षण की वजह से वो बनेगा। उस पॉइंट पे अगर वो फेल हुआ होता, उसका एडमिशन ना हुआ होता, तो शायद वो कुछ और इधर उधर तलाशता। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं इंजीनियरिंग किया है, मैं नहीं बना इंजीनियर, मैं आज आपके सामने बैठा हूं। मैंने वहां पे, मैं कहता हूं, फेलियर फेस किया। तो लाइफ में फेलियर फेस करना जरूरी है ना। आप उसको फेलियर फेस करने ही नहीं दे रहे, आप तो कह रहे हो 10 नंबर पे आ जा, टीचर बन जा, 20 नंबर पे क्लर्क बन जा, 30 पे यूपीएससी कलेक्टर बन जा। तो क्या पता वो अपने जीवन में कुछ ऐसा बढ़िया कर लेता, वो बढ़िया क्रिकेटर बन जाता। तो ये भी एक तरीके का ब्रेन ड्रेन है। ये अभी नहीं दिखेगा, हो सकता है 50 साल बाद दिखे हमारे दलित भाइयों को ही। कि एक इससे ही फिर जुड़ी हुई चीज आती है, अंकुर भाई उसमें और डिटेल में बता देंगे। लोहार ढूंढने निकल जाओ, हिंदू लोहार को ढूंढ के दिखा देना मुझे, लकड़ी का काम करता हुआ को ढूंढ के दिखा देना, नाई ढूंढ के दिखा दीजिए कोई हिंदू, क्यों नहीं है? कोई क्लर्क बन गया, कोई पियोन बन गया, कोई सब। अगर हम SBI में आरक्षण के दुष्प्रभावों की बात करें ना, तो आज हिंदुओं का जो बिजनेस था वो पूरी तरीके से छिन चुका है। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने कहा कि नाई ढूंढ के बताओ, आज जावेद हबीब की सीरीज चलती है, हेलो हेलो, उसके भाई की अलग सीरीज चलती है, और उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए हम लोग, मेरे हिंदू लोग, उनको पैसा दे करके, हिंदुओं में बताओ एक भी कोई ऐसी बताओ मुझे कि जिसकी फ्रेंचाइजी चलती हो, एक भी कोई बताओ। किसी ने गाजियाबाद में खोली थी, वो वहीं की वहीं ठप हो गई थी। तो ये क्यों नहीं चलता है?
आज रुड़की में कभी के टाइम जब मैं वहां जाता था तो जाटव समाज की जूतों गांठने से लेकर के जूते बनाने तक की अपनी खुद की हाथ की फैक्ट्रियां होती थी। आज उनके हाथ में नहीं है। उनके पास में जो मुस्लिम लड़के काम सीखते थे उन्होंने उससे बड़े बड़े शोरूम बना लिए हैं और सिलाई विलाई के लिए मशीन लगा ली हैं। मैंने पूछा कि उनके बच्चे जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे वो कहां हैं, तो किसी ने बताया कि 25,000 रुपए पे यही नोएडा में काम करता है। जो उस जमाने में महीने के 50 से 60,000 रुपए कमाता था उसका बेटा आज की तारीख में 25,000। क्यों? कारण क्या है कि उसको ये भर दिया गया अंदर से कि यार ये चमड़े का काम तो बहुत बुरा है, अरे ये बाल काटने का, अरे तू तो नाई नोकटा कहते हैं तुझे तो, हाँ तो तू मत बना इसको, तू जा नौकरी ढूंढ। अब वो नौकरी कहां मिलती है? नौकरी नहीं मिलती है। एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके दुष्प्रभावों में ये सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पहले के काल में यही होता था। आपने देखा है कि श्री कृष्ण जो एक गवाले के पुत्र थे वह भी, और उन्हीं के साथ एक ब्राह्मण पुत्र जो उनका बहुत अच्छा मित्र था सुदामा, वह भी तो सांदीपनी जी के आश्रम में दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि वहां पर अन्य जातियों के, अन्य वर्णों के, अन्य जो उनकी आर्थिक स्थिति है, अलग अलग आर्थिक स्थितियों के बच्चे भी वहां पर पढ़ते होंगे। कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता था, कोई किसी के साथ में गैर बराबरी नहीं होती है। जब बच्चे, इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सरकारों ने क्या किया, एक जैसी ड्रेस लगाई गई, एक जैसा क्लास, एक जैसा बैठना, एक जैसा टीचर। यूनिफॉर्मिटी यहां से नहीं आती है, लेकिन जब आप उस बच्चे को कहते हो कि जाओ अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के आओ, अरे बताने वाला कौन है? हमारा वो एजुकेशन सिस्टम जिससे कि हमें बच्चे को स्वतंत्र बनाना था, एकदम दिमाग से उसकी जो उसकी विचारधारा थी एकदम ओपन माइंडेड बनाना था, उसको हम संकुचित कर रहे हैं। अब मेरा बेटा, मान लो कि मैं करोड़पति हूं, तो भी मेरे दिमाग में है यार उसको महीने के 1200 रुपए मिले तो बहुत अच्छी बात है, कागज पर साइन ही तो करवाना है। और ये करते हैं बच्चे, ये करते हैं लोग, ये करते हैं उनके माता पिता। अगर हम इस चीज को छोड़ेंगे तो कैसे होगा ये काम? सब बच्चे एकदम सरलता के साथ एक दूसरे के साथ में रहेंगे। मैं उसका नाम जानता हूं, दैट्स इट। मैं उसका व्यवहार जानता हूं, दैट्स इट। वो स्कूल में कैसा है, पढ़ने में अच्छा है या बुरा है, बस ये जानता हूं। उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, और इतना ही जानना पर्याप्त है। भाई तू मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, बस इतना ही तो जानना है। तू घना अच्छा हो पर मेरे अंदर जहर बड़ा पड़ा है कि मैं ब्राह्मण हूं और तू दलित है, तो मैं तेरे साथ बैठूंगा ही नहीं। ये जहर वहां से शुरू होता है ना। हमें माइंड मैच करना था, हमें ऑरा मैच करना था, पर हम तो यहां साला जातियां मैच कर रहे हैं। बच्चे बच्चे में ये पॉलिटिक्स सजानी शुरू हो जाती है। अब वो ग्रेजुएशन में गया, और ग्रेजुएशन में आप देखो, ग्रेजुएशन के बाद में पॉलिटिक्स कैसे चलती है। उसको नहीं पता था कि अभी तक उसकी जाति क्या है या उसके साथ में कोई भेदभाव हुआ भी या नहीं है। अब वहां पर पॉलिटिक्स घुस जाती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आती है, उनके विंग्स आते हैं। अरे तुम्हारी जाति क्या है? बोला मैं फलानी जाति। अरे तुमने तो 5000 साल से पानी नहीं पिया है, अब तू हमारी तरफ आ जा। वो कह रहा नहीं नहीं भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं है, मैं तो डेली पानी पीता हूं, मैं तो, मेरा दोस्त है एक ब्राह्मण, उसके घर जाकर दूध भी पीता हूं। बोला नहीं नहीं मेरी बात मान, तूने 5000 साल से पानी नहीं पिया है। तो वो जो ब्रेन वॉशिंग है, ये ब्रेन वॉशिंग ले जाती है। तो इसका समाधान सबसे पहले यही हो सकता है कि हमें सामाजिक और सरकारी स्तर पर केवल और केवल आप एक काम करो, सबके लिए शिक्षा मुफ्त कर दो। इसमें हमें ना किसी को आरक्षण देना है, ना उसको 2 किलो अनाज देना है, ना उसको मिड डे मील देना है, कुछ नहीं देना। अरे भाई जिसने बच्चे पैदा करे हैं वो इतना कर सकता है ना कि वो उसको 2 टाइम की रोटी खिलाए। अगर नहीं खिला सकता तो क्यों पैदा कर रहा है फिर? अरे जब सरकार ने कह दिया कि हम तुझे फ्री में पढ़ाएंगे, हम नहीं देंगे मिड डे मील, हम नहीं देंगे ड्रेस, हम नहीं देंगे बस्ता, हम नहीं देंगे किताब, हम कुछ नहीं देंगे तुझे, हम सिर्फ और सिर्फ तुझे शिक्षा देंगे। कहां तक पढ़ना है बता? भाई 12th के बाद में नहीं पढ़ पा रहा है तू, तो हम तुझे PhD में नहीं भेजेंगे। ढंग से पढ़ ले। तेरे माँ बाप का काम है कि तुझे घर में जाकर के पढ़ाए या ट्यूशन लगाए या कुछ भी करे, हम नहीं करेंगे ये काम। दूसरी चीज, शिक्षा में क्या कर दिया गया है, ये जो नया सिस्टम आया, बच्चे को हाथ ही नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे भाई? बच्चे को क्यों नहीं हाथ लगाओगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले क्या होता था, माँ बाप बोलते थे स्कूल में हमारा बच्चा आया जी, मांस रख लेना, हड्डी हड्डी हमारे घर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। और जितने ऐसे थे वे आज कामयाब हैं, और जितने ये उबले हुए अंडे और उनका भी छिलका उतार दिया जाए, वैसे दिखने वाले जो बच्चे हैं ना, ये वैसे उबला हुआ अंडा बिना छिलके वाला जो अंडा है, वैसे जितने दिखने वाले बच्चे जिनको आजकल जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा गामा डेल्टा कह रहे हैं, ये नहीं संभाल पाएंगे देश।
और इनके अंदर दिमाग में सोचने की क्षमताएं भी नहीं है। हमें अगर वास्तव में भारत को तरक्की की तरफ ले जाना है, शिक्षा पूर्णतया मुफ्त करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से पहले ना शिक्षक को कोई पैसा मिलता था, ना विद्यार्थियों से कोई पैसा लिया जाता था, यही अगर हमने सिस्टम एक बार से तय कर दिया, चलो दे दो शिक्षकों को, दे दो भाई, घर परिवार तुम्हारा चल, लेकिन यह काम सारा सरकार का होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी है। 100% सहमत। देखिए, स्कूल बनाने में, नाच बांटने में, छात्रवृत्ति बांटने में, ड्रेस बांटने में, किताब बस्ता बांटने में, और उसके अलावा भी हजार तरीके के काम में सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। वो टीचर को आज भी 80-80, 90-90 हजार रुपए सैलरी दे रही है, और वो टीचर क्या करते हैं वहां? वो भिंडी कटवाते हैं बच्चों पे, वो मटर छिलवाते हैं बच्चों पे। वहां सरकारी स्कूलों में देखो आप सिस्टम क्या है, उसके ऊपर कोई ऑडिट ही नहीं है। जो अनाज आता है, जो खाने के लिए राशन आता है, वो बट जाता है आपस में ही, बच्चों को नहीं मिलता है वो इतना ढंग का भी। जिस ड्रेस का पैसा आता है वो ड्रेस, मैं इस सिस्टम में हूं क्योंकि, इसलिए मैं बता सकता हूं। देखिए, हम जब समाधान की बात कर रहे हैं ना, आपने जो शिक्षा की बात करी उसको मैं रिलेट करता हूं, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में 11 वर्ष में रहा हूं। प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन में कहीं रिजर्वेशन नहीं है, और वहां पर रिजर्वेशन इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू कब आता है? जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हो, तब रिजर्वेशन आपके लिए एक समस्या बनता है। इसका एक समाधान जो मैंने सोचा था, क्योंकि जो रिजर्वेशन हमको दिया जाता है, या जो जिन लोगों को दिया जाता है, हमको तो नहीं मिलता, लेकिन जिनको दिया जाता है उनको इसलिए दिया जाता है कि आपको उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। साथ में जो सवर्ण समाज है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, मैं सवर्ण शब्द का भी प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि शूद्र भी सवर्ण है, 4 वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो जो ओपन कैटेगरी है उनकी पीड़ा ये है कि हम गरीब हैं, फिर भी हमें पैसा भर के महंगी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हमें दाखला लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ों के बीच में हमें बैलेंस बिठाते हुए हमें ये करना पड़ेगा कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है उसकी फीस मार्केट रेट पर हो, और जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए। आज हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो प्रति छात्र सरकार खर्चा करती है। मैं बीकॉम में पढ़ाता था, लगभग प्रति छात्र सरकार 1 लाख रुपया खर्चा करती है, लेकिन वो ग्रांट कॉलेजेस को मिलती है, छात्रों को तो नॉमिनल 200-500 रुपया फीस मिलती है। तो छात्रों के वहाँ पर वो इकोनॉमिक बर्डन नहीं आता। अमीर का लड़का भी 500 में पढ़ेगा, गरीब का लड़का भी 500 में पढ़ेगा। तो जो गरीब घर से जो ओपन कैटेगरी का लड़का आता है उसके दिमाग में ये, दिल में ये टीस उठती है कि भाई मैं गरीब हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे दाखिला नहीं मिला और मुझे फलानी जगह जाकर लाख रुपए की फीस लेकर एडमिशन लेना पड़ा। अगर हम हमारे शिक्षा में ये हाइब्रिड मॉडल लागू कर पाए कि भले हम आपको दाखिला दे देते हैं जाति के आधार पर, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली वीकर नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको फीस मार्केट रेट से पे करनी पड़ेगी। तो जो अभी जो सरकारी संस्थानों में एडमिशन का जो क्रेज है ना, वो क्रेज खत्म हो जाएगा और अन्य यूनिवर्सिटीज में भी लोग एडमिशन लेने जाएंगे। तो जो गरीब वर्ग की जो फरियाद है वो बहुत ज्यादातर हद तक सॉल्व हो जाए। मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन की जो टीज होती है, मैं ज्यादातर देखता हूं, जैसे मैं अगेन गुजरात मॉडल की बात करूंगा, आप लोगों को बहुत पसंद हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने गुजरात मॉडल में देखा कि प्रत्येक समाज जो है वो प्रत्येक समाज ने पिछले 30 साल में सोशल रिफॉर्म्स पर और सोशल अपलिफ्टिंग पर बहुत ज़्यादा कार्य किया। जैसे आप देखोगे कि गुजरात में समाजों के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्थापित कॉलेजेस हैं, स्थापित हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, स्थापित मतलब आप हर प्रकार की, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि भाई यहाँ पर रिजर्वेशन होने के कारण हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो मेडिकल कॉलेजेस हमने खोल दी, डेंटल कॉलेजेस खोल दी, कॉमर्शियल कॉलेजेस खोल दी, यूनिवर्सिटीज खोल दी, और वहाँ पर आप फिर समाज का जो वर्ग होता है वो उनको स्कॉलरशिप दे देता है। आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, और वहाँ पर पर्टिकुलर समाज का अगर कोई वीकर सेक्शन होता है तो उसी समाज के श्रेष्ठी लोग, धनी लोग उसको स्कॉलरशिप फंड करते हैं। ये जो कम्युनिटी की जो सिस्टम है, जो कम्युनिटी बिल्डिंग की जो सिस्टम है, मैं कहीं ना कहीं देखता हूं कि यूपी बिहार में ये सिस्टम नहीं है, और उसके कारण वहां का जो वर्ग जो है,
भी तो नहीं है हमारे पास। अरे किसने बोला? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ गुजराती जितना गरीब कोई नहीं होता। अरे यार, जो सर अभी बात कह रहे थे ना कि क्या बात है, क्या बात है। यही कर के पैसा बना लिया आप लोगों ने। आपकी शादी जैसी होती है ना, वैसी शादी करने का जिगरा मेरे में 7 जन्म में और नहीं ऐसी होता। वो अंबानी की शादी में इसलिए तो आप लोगों के पास पैसा होता है। अंबानी की यहाँ शादी पर- में हमने देख लिया। हमने बर्बाद कर दिया ये कर करके, और आपने इसी सोच के साथ पैसा कमा लिया, जो कि अच्छी चीज है। वो सोच हमें डेवलप करनी अंबानी कार्तिक की जी- शादी हम देख चुके हैं। हाँ कार्तिक जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहे थे, तो इस पूरी समस्या का सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं? मैं अपने विषय प्रवर्तन में ही सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट बता चुका हूँ, और मॉडल पर चर्चा हो, मेरा इसी पे पक्ष है कि अब हमने मॉडल की ही बात कर दी है, मतलब जो भी, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी मॉडल पर हम चिंतन कर रहे हैं उस पर अधिक हम चिंतन करें। तो जैसे जनरल कैटेगरी में EWS होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना, मतलब आपकी अगर मंथली इनकम, वो आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट रख लीजिए, 50,000 या 30,000 उससे कम है, और आपके पास इतनी एकड़ भूमि नहीं है, तो जो 10% का आरक्षण है वो प्राप्त होता है किसे? जनरल कैटेगरी को। अच्छा, मैं यहाँ स्पष्ट कह चुका हूँ, आचार्य अंकुर जी ने बहुत उचित कहा कि शिक्षा सही होगी तो बहुत अच्छा होगा, और दूसरी बात, जो योग्यता के आधार पर ही हमें यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करना होगा। ये जो EWS है, जाति के आधार पर तो आरक्षण रहेगा। अब हम आज यहाँ घोषणा कर दें या मोदी जी लाल किले पर चढ़ कर कह दें कि भाई आरक्षण खत्म, तो वैसा तो होने नहीं वाला है। अजीत भारती जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम करेक्शन तो कर सकते हैं। अगर EWS जनरल कैटेगरी में है तो आप सब जातियों में EWS लगा सकते हैं, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बीच में ना बोले। लेयर है। क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर है। हाँ, अरे 200 रुपए में सर्टिफिकेट बन जाता है, मैं यही कह रहा था आपको। हाँ, एक बात और, एक बात वो और। सिस्टम का फॉल्ट है ना, वो कानून सिस्टम फिर वो तो रिफॉर्म- वहीं वो से तो फिर वहीं से रिफॉर्म होना की सिस्टम, बात है। सिस्टम को तो वहीं से सुधारना पड़ेगा ना इसका फिर। मैं एक पॉइंट सोच रहा था, आपने सही बोला, वो भय पैदा करना पड़ेगा। थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, मैं एज अ भूमिहार ब्राह्मण क्यों SC का सर्टिफिकेट बनवाने नहीं चलता? क्योंकि मुझे पता है अगर पकड़ा गया तो फिर बेल भी नहीं होगी, और पूरे पिताजी तक की नहीं होगी। तो ये भय अगर इस आर्थिक वाले में भी पैदा कर दिया जाए कि सजा हो, तो ये चीज तो क्लियर हो सकती है। वो जी। कानून की देखिए, मैं EWS रिजर्वेशन, मतलब ये मानता हूँ कि उसमें बहुत गलत लोग हैं। मैं मतलब साल के लगभग 1200 से ज़्यादा IT रिटर्न भरता हूँ, और मैं उसमें हमें पता होता है कि वो बंदे की कितनी इनकम है, फिर भी वो EWS में जाता है। दैट इज अ फ्रॉड। हर जगह यही है। Yeah. तो आप उस मैं- सिस्टम का जिसको हिस्सा हैं, इसका जरूरत है, मतलब? उसको नहीं मिलता। मैं इसमें एक समाधान भी बताऊं कि जनरल कैटेगरी को अभी आरक्षण का विरोध करने के स्थान पर EWS बढ़ाने पे फोकस रखो। हाँ, ये आप भी 20% करवा लो, क्योंकि ये 80% 50% दंगे कराएंगे क्या आप? अरे सच में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो बीजेपी के अलावा जो पार्टीज है उसका वोट बैंक उन समाज से आता है जो आरक्षण प्राप्त कर रही है। तो जैसे ही वो पार्टियां आएगी, वो अपने समाज में खैराते बांटेगी। ये बढ़िया आपने practical आइडिया चीज़ है। दिया, मैं आज ट्विटर पे लिखूंगा और मैं देखता हूँ क्या बवाल और होता है। मजा आ कृतेश जाएगा। कृतेश जी ऐसे बता रहे हैं जैसे कि मोदी, शाह और नड्डा जी यही सामने ही बैठे हुए हो कि कर दो आज क्या बस मौन क्या मार दो। पता, मैं भविष्य के मोदी शाह नड्डा से बात कर रहा मतलब हूँ। कृतेश भाई एक भविष्य तरीके से किसने सही कह देखा रहे है? हैं। कृतेश भाई एक चीज सही कह रहे हैं ना, जैसा हम मानते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वहां से ये चल रहा है कि हमारा बढ़ाओ, तो कृतेश भाई कह रहे हैं कि तुम कह दो तुम्हारा बढ़ा बढ़ाओ। तो 20% हो गया, फिर कोई नहीं छू पाएगा। देखो, भारत में एक बार आरक्षण बढ़ गया, उसको घटाने की ताकत किसी की भी नहीं है। सहमत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब समय की बाध्यता को देखते हुए आप लोगों का एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगा, क्योंकि फिर दर्शकों के लिए भी क्वेश्चन क्लोजिंग का टाइम पहले ही बता देना। 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट। क्लोजिंग यही है जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी था कि भेदभाव है, लेकिन भेदभाव घटाने का ये मार्ग नहीं है। स्कूलिंग सही की जाए, और जो एक्चुअल में लाभार्थी, जैसे EWS की बात हो रही है ना, EWS इज द ओनली गुड टाइप ऑफ रिजर्वेशन। EWS ही असली रिजर्वेशन है, और बाकी कोई रिजर्वेशन सही है ही नहीं। EWS को मैं बोलता हूँ जितना इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, 60% उसको रिजर्वेशन दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे। हर जगह उसको रिजर्वेशन दे दो, EWS 60% कर दो।
मैं एक मतलब सवर्ण कह लो, जो भी कह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई ब्रेन ड्रेन फलाना ढिमका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मेरिट अपने आप आएगा। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति भी, जो बोल रहे थे ना कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है और दलित भी उस ब्राह्मण के समान मस्तिष्क पाकर ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दिमाग जब भगवान ने उतना ही दिया है, सब हम ईश्वर का ही अंश हैं। आप आध्यात्मिक हिसाब से देख लो या फिर ऐसे, बिहार से आईएएस इतना क्यों बनते थे, मतलब एक टाइम तक, अभी तो ठीक है नॉर्मलाइज हो गया है। भाई उसका एक कारण है, हमारे पास था कि यार कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, खाली पढ़ना है, फोटोकॉपी करवा किताब पढ़ लो बस, रट के हो जाएगा। उसमें आदमी इन्वेस्टेड था, आईएएस आईपीएस बन रहा था। वो सिस्टम फ्लॉड है, बेकार, 2 कौड़ी का सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी पूरे भारत की बर्बादी की जड़ में है, वो बात अलग है। परंतु मैं बोल रहा हूँ कि हर आदमी संसाधनहीन, यही तो है दलित, संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ो, किताब तो है बे, किताब पढ़ो। ये कहा है, और वो किताब मत पढ़ो जिसमें लिखा हो 5000 साल तुम पानी नहीं पी रहे थे, बिना पानी कैसे पहुंच गए वहां तक, वो नहीं होना चाहिए। सही किताब पढ़ो, सही नौकरी करो, सही शिक्षा प्राप्त करो और समाज को अपना समझो। ये जो है भाव उनमें भरना होगा कि तुम भी हिंदू हो, तुम हमारे हो, तुम हमसे अलग नहीं हो। और ये हम सबका दायित्व है कि मिलके वो भाव भरा जाए। पुलकित जी आपका। ये एक एजुकेशन वाले, और जो इन्होंने छोड़ा उसी पे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। एक बटेंगे तो कटेंगे बहुत चल रहा है आजकल ये वाला, बट इसमें एक पे ही पूरा उत्तरदायित्व डाल दिया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी को बोल दिया जाता है कि भाई तुम समझो, तुम समझो। मैं कह रहा हूं ये भी समझे और वो भी समझे कि एक एक कदम जब दोनों आगे बढ़ाएंगे, जैसा उन्होंने कहा कि हिंदू तुम भी हो। मैंने एक चीज लिख दी थी ट्विटर पे, थोड़ा सा उस पर विवाद हो गया। मैंने लिखा कि यार जनरल बहुत कौन से ट्वीट पे विवाद नहीं होता, जनरल बहुत देखे हैं लिखते कैसे हुए। विवाद मत करवाना। कंगना रनावत कम ट्वीट डिलीट करती है, इसको ज्यादा करने पड़ते हैं। जनरल वाले बहुत देखे होंगे आपने लिखते हुए कि भाई जातिवाद खत्म करो, ये करो, वो करो। कोई कैटेगरी वाला व्यक्ति जब ये लिखेगा कि भाई मेरे भाई जो कैटेगरी वाले हैं, जो आरक्षण ले रहे हैं, वो कृपा करके आरक्षण छोड़ो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, अपने ही दूसरे ऐसे भाइयों के लिए जिन्हें आरक्षण की जरूरत है और ऐसे सवर्णों के लिए जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, तो दोनों तरफ से ये अगर एक एक कदम बढ़ाया जाए तो शायद कुछ होगा। और ऐसे एक्चुअल में कुछ हैंडल्स हैं, एक दो वाल्मीकि समाज के हैं, जाटव समाज के हैं, जो वास्तव में ये बात कर रहे हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं और हमें भी, जिसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं करो, उद्यमिता में आओ। राहुल गांधी क्या बेच रहा है? चूरन, यही ना कि चमड़े का काम यहाँ होता है, सुल्तानपुर में लकड़ी का काम। अबे तुम बोल रहे हो बढ़ई एंटरप्रेन्योर बनो, चर्मकार एंटरप्रेन्योर बनो, यही तो हो रहा है। ओटी ओपी क्या है? जिस चीज को हम है बता के, तुम जूता बनाने का काम भी है बता रहे हो, सर का बाल भी काट रहे हो वो भी है बता रहे हो, कंधे का तुम या शर्ट ऊपर का बना रहे हो वो भी है बता रहे हो। भाई उस हिसाब से तो सब फिर जूता काम थोड़े हुआ, वो उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए आदमी को। मुझे लगता है वही एक तो उद्यमिता भी स्कूलिंग का एस्पेक्ट होना चाहिए कि भाई ये भी, और इसकी भी डिग्री आप प्रॉपर दो ताकि उसको लगे कि ये एक स्किल सेट है और स्किल सेट पे हम जितना काम करके परफेक्ट करेंगे, आई कैन ऑन ए 1000 करोड़ रुपए एम्पायर। इस टाइप का एक भाव होना बिल्कुल, चाहिए। हिंदुओं को इस बाबू मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। या चपरासी बन रहे हो या तुम बिल्कुल। ये बन रहे हो, मैं किसी भी जॉब को है नहीं बता रहे, परंतु जॉब के स्ट्रक्चर में चपरासी की वही स्थिति है जो जाति के स्ट्रक्चर में किसी एक विशेष जाति की। वो है ही ना सर। देखिए हाँ। नौकरी कर रहा है, Closing- नौकरी closing जो भी statement कर रहा है वो तो फिर टेक्निकल। बिल्कुल, और ये बात आपने नौकर एकदम है। सही कही पुलकित जी की। वो आईएएस ही क्यों ना हो। नौकर है, नौकर है। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, जनरल कैटेगरी अगर इसमें दोनों आप हाथ एक से बजा बज रही दीजिए है, एक तो बार। उस तरफ से भी कुछ दोनों हाथ से तालियां बजा आनी दीजिए। चाहिए। बिल्कुल। दोनों हाथ से बच गई। आचार्य जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। हाँ, देखो मेरे हिसाब से जाति दो ही होती हैं, एक होती है अमीर, एक होती है गरीब। ठीक है, अमीर जो है वो अपना काम कर रहा है, गरीब को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें ना कुछ ये होता कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। हर एक में आप कहीं पर भी जाकर देखिए, दो ही जातियां आपको मिलेंगी। उनमें भी गरीब और अमीर है, हम में भी गरीब और अमीर है, हर जगह गरीब अमीर है। तो हमें गरीबों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जिनकी अच्छी स्थिति पहुंच चुकी है, उसको यह करना चाहिए कि मुझे अपने समाज में मैं कितना अपलिफ्टमेंट कर सकता हूं। जैसे कि
जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो एक बार क्या हुआ, एक समुदाय, मैं नाम नहीं लूंगा, पर यादव नहीं पर दूसरे ग्वाले समाज हैं, उनके लोगों ने बहुत बड़ा एक आरक्षण के लेकर के राजस्थान के अंदर मुहिम छेड़ दी। तो मुझे बहुत सारे लोग मिले और वो कहने लगे कि जी हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत कर रहे हो भाई। आप में से 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य हैं, और आप में से ही कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। आपको समाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई मेरा कोई भी भाई कहीं पर भी उसको नौकरी की जरूरत है तो मेरी फैक्ट्री में लगे, मेरे घर में आए, मैं उसको अपलिफ्ट करूंगा। हमें सड़कें उखाड़ने की, हमें पटड़ियां उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे देश की संपत्ति है, मुझे इस देश की संपत्ति से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। ये हमारे सबके गाड़ी कमाई से जो टैक्स देते हैं उससे बनी हुई है। हमें देश को आगे लेके जाना है। तो मुझे मेरे समाज को लेकर के ऐसी भावना हर एक जगह पर होनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो इस तरीके की जो स्पिरिट्स हैं वो कौन लाएगा? हम जैसे युवा लाएंगे। हम जैसे युवा जब इन सब चीजों के ऊपर लगातार बात करेंगे, हम जैसे लोग जब उन लोगों के बीच में जाएंगे, और जैसे इन्होंने कहा कुछ ऐसे हैंडल्स हैं भाई, जैसे वाल्मीकि समाज के हो गए, जाट समाज के हो गए, जाट एसोसिएशन करके, वो यही बात करते हैं रात दिन कि भाई हम सनातनी हैं और हमें किस तरीके से अपने समाज की समस्याओं का समाधान करना है, उस पर हम काम करेंगे तो बहुत बेहतरी से हम इन समस्याओं का से निजात पा सकते हैं। ये ध्यान में रखें, दो ही जातियां हैं, एक गरीब है और एक अमीर है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। कार्तिक जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? हो, मैंने जो विषय प्रवर्तन किया था, मुझे जो समाधान लगे मैं उस पर ही रहूँगा। आचार्य अंकुर जी की बात बहुत उचित लगी कि शिक्षा के मामले में सरकार की ओर से ही सब फ्री होना चाहिए। कि जैसे पूर्व काल में जो है ब्राह्मणों को इतना दान मिलता था और सारे गुरुकुल चलते थे और कोई सैलरी आदि का भी सिस्टम नहीं होता था। EWS जो है प्रत्येक जाति के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हुए मेरे मस्तिष्क में ये बात आई। और इसके अतिरिक्त जब तक हम त्याग की भावना नहीं लाएंगे तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। अगर हम 200 या 300 रुपए की सब्सिडी छोड़ सकते हैं, ठीक है, 100 करोड़ भारतीयों ने नहीं छोड़ी होगी। अगर 100 करोड़ भारतीय हैं, 1 लाख तो होंगे जिसमें से कोई आरक्षण छोड़ सकता है। और आप जो छोड़ रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, वो आरक्षण किसी और को मिले। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि 7 कॉफी में से 5 कॉफी आप पी रहे हो, 2 कॉफी जो पी रहा है वो ब्लैक है, व्हाइट है, हमें नहीं पता, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, SC है, ST OBC, हमें नहीं पता। तो इस प्रकार से समाज में सौहार्द बन सकता है, इस प्रकार से मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और बहुत अधिक ना खींचते हुए, क्योंकि मुझे तो लग रहा था पहले आरंभिक स्टेटमेंट और उसके बाद डायरेक्ट क्लीन बोल्ड और अंत में स्टेटमेंट, फिर भी आप लोगों ने क्षमा प्रेम बनाए चाहूंगा रखा। उस चीज के लिए। बिल्कुल। हाँ। कृतेश, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के, हाँ, अब हमें एक होना चाहिए। पढ़ लो। वो तो आप कविता वो पढ़िए। तो हम करेंगे। तो मैं मंच का और सभी जनता का भी यहाँ आशीर्वाद चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 150 वर्ष महर्षि दयानंद जी के बीतने के बाद हुआ है और पहली बार यूथ इग्नाइट्स यानी युवा सत्र आयोजित हुआ है। इसके लिए माननीय विनय आर्य जी और श्री कृतेश पटेल जी, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है और जैसे कि हम कह रहे थे कि हमें एकता लानी चाहिए, राइट विंगर्स को और सभी विद्वानों को एक होना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है और सिस्टम वामपंथियों का ये चलता रहेगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि राख के नीचे चिंगारी तो है, राख के नीचे चिंगारी तो है, लपट उठे ना उठे तैयारी तो है, भले हम 4 ही इस दुनिया के आगे खड़े हो, हमारे ज्ञान का हथौड़ा सब पर भारी तो है। अंतिम 4 पंक्तियां और कि आर्य ज्ञान की ज्योति लाकर ऐसी यज्ञाग्नि जलेंगे हम, सकल विश्व विज्ञान वेद की अलख जगह उभरेंगे हम श्री दयानंद जी से लेकर हैं गुरु दत्त के अनुगामी, हम श्री दयानंद जी से लेकर हैं गुरु दत्त के अनुगामी, हम राख से उठकर आग बने अब ज्वालामुखी बनेंगे हम राख से उठकर आग बने अब ज्वालामुखी बनेंगे हम। इत्योमशम वंदे वेद मातरम। कृतेश जी, आपका अंतिम स्टेटमेंट। जी, मेरी कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि मैं आरक्षण को सैद्धांतिक तौर पर गलत नहीं मानता, लेकिन उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता समझता हूँ। जैसे अजीत जी ने बताया कि ओबीसी आरक्षण वर्चुअली डेड है, मतलब
वो हो ही चुका है, तो ओबीसी आरक्षण अब बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप उनको आरक्षण दो या ना दो, वो लगभग जनरल कैटेगरी के समान हो चुके हैं। और एससी एसटी आरक्षण में मैं इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन देने के विरुद्ध हूँ। मैं मतलब ये भी नहीं कहता कि कुछ पीढ़ी के बाद उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जाति जो है, जो जब तक समाज में जातिवाद हम ओपनली मानते हैं, तो वो जातिवाद जब तक नहीं रहेगा तब तक मुझे आरक्षण हटाने का कोई लॉजिक नहीं दिखता, क्योंकि पहले जातिवाद आया, आरक्षण बाद में आया। दूसरी एक बात कि समाज में समानता आई कि नहीं, उस देखने का मानदंड क्या है। समानता देखिए, हिंदू धर्म में दो ही चीज़ों में देखी जाती है, रोटी बेटी का व्यवहार। अगर आप साथ में बैठकर खाना खाते हो और परस्पर वैवाहिक संबंध स्थापित करते हो तो आप एक दूसरे को इक्वल मानते हो। ये समानता का बहुत सीधा मतलब मानदंड है हमारे यहाँ पे। पिछले 100 साल में हमने ये देखा है कि रोटी व्यवहार में लगभग समानता हो चुकी है। आज जैसे आर्य समाज के पंडाल में भी इतने लोग खाना खाते हैं, कोई जाति नहीं देखता। और आज से 100 वर्ष पहले आर्य समाजियों को वो भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि सर्व जाति के लोगों को बुलाकर आप भोज आमंत्रित करवाओ और उसमें आप उनको लाओगे तो बहुत विरोध होता था, लेकिन आज वो चली गई। बेटी व्यवहार में भी हम शहरों में देखते हैं कि जात पात के बंधन टूट रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से विवाह हो रहे हैं। आर्य समाज का एक प्रकल्प था जात पात तोड़ो मंडल, उसका भी ये उद्देश्य था। और मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे बेटी व्यवहार में मतलब मैरिज व्यवहार में, और ऐसा नहीं है कि केवल देनी है, आप लेनी भी है, तो परस्पर संबंध बनेगा तो रोटी बेटी व्यवहार से समाज में समानता स्थापित होती है। इसका ये अर्थ कभी भी न निकाला जाए कि केवल दूसरी जाति के व्यक्ति को आप समानता दिखाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, इसका मैं ये अर्थ कभी नहीं करता। हाँ, दो व्यक्ति अगर लायक हैं और परस्पर इच्छुक है तो उनमें वैवाहिक संबंध स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और समाज को उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब तीसरी बात जो आती है कि जातिगत भेदभाव किया, जो 5000 साल तक पानी पिलाने वाले जो बात पर हम व्यंग करते हैं, ये व्यंग मुझे भी चुभता है, भले मैं उस समाज से नहीं आता, क्योंकि ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। आर्य समाजियों ने जब दलितों को कुएं पर चढ़ाया था ना, तो आर्य समाजियों का बहिष्कार हुआ था और उनको भी पानी नहीं पीने दिया गया था कि भाई आप दलितों को पानी पिलाते हो तो हम आपको पानी नहीं देंगे। और मुझे वो माताजी का नाम याद नहीं आता, लेकिन एक भाई जो आर्य समाजी थे लगभग 80 साल पहले, उनको गांव का कुआं बंद हो गया, उनको तालाब का पानी पीना पड़ा। तालाब का पानी अपेक्षित प्रदूषित होता है, वो पीने के कारण उनकी माताजी बीमार हुई और देहांत हुआ। तो जब हम इस सेंसिटिव इशू को हम यंग में लेते हैं ना, तो वो बात उतनी सेंसिटिव नहीं रह जाती, वो गलत दिशा में चली जाती है। अब आते हैं रिफॉर्म्स की तरफ। तो जो मैंने रिफॉर्म्स बताया कि भाई आप एडमिशन्स कास्ट भले आप जो कोटा है उसके आधार पर दो, लेकिन फीस में जो सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी आप इकोनॉमी आधार पर दो। फिर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब में ये SC ST के लिए एज अलग रहेगी या जनरल कैटेगरी के लिए एज अलग रहेगी या फॉर्म की फीस अलग रहेगी, उसका डिफरेंशिएशन का मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता। आप उस सबको समान कर दो। आपको लगता है कि 30 साल तक बंदा इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है तो हर कैटेगरी में करे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये छोटे छोटे जो इश्यूज हैं वहाँ पे हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए, सरकार को वहाँ पर सोचना चाहिए। और अंत में एक जो पॉइंट मैंने लिख कर रखा था, मैं एक पढ़ लूँ कि आरक्षण धीरे धीरे जाएगा। ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई रातों रात समाप्त हो जाएगी। हिंदुत्ववादियों की तरफ से ऐसी बातें न होनी चाहिए जो दलितों की भावनाओं को भड़काए। और मैं ये बार बार कहूँगा कि आम्बेडकर है या फूले है, उनको गाली देने से ना हिंदू समाज का हित रहेगा ना अन्य समाज का हित रहेगा, वो केवल मामला और खराब ही करेगा। तो यहाँ पर एक बौद्धिक चिंतन होना चाहिए। मैं आचार्य अंकुर आर्य जी और अजीत भारती जी, पुलकित त्यागी जी का धन्यवाद करूँगा कि आप आए। हमारे आचार्य जी के साथ कल हमारी बहुत बहस हुई थी इस विषय पर और वो बहुत आकर्षित थे।
उनको व्यवस्था के विषय में भी बहुत सारी चिंताएं थी। मैंने उनको नहीं, कहा, मुझे अपने लिए नहीं था, मेरे साथ मैंने कहा मेरे दोस्त आने वाले हैं मैं और तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उनको ही बोलता हूँ कि अजीत जी या पुलकित जी, मैं बताऊं, व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शायद आर्य समाज जैसे उत्तम व्यवस्था आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी, लेकिन विषय आर्य समाज जो उठाएगा ना, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन विषय या व्याख्यान की क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लास्ट में करेंगे। मैं यही बोल के जी। इनको मैंने कहा मैं आऊंगा, जी और क्योंकि जो आर्य समाज जो विषय उठा सकता है वो कोई नहीं उठा सकता है। और जो आपने लास्ट में जो चीजें कही हैं, क्योंकि हमारा सबका एंडिंग रिमार्क हो चुका है तो मैं जवाब नहीं दूंगा, वो मैं आपके साथ में अलग से बहस करूंगा। अपने आराम से बिल्कुल, बैठेंगे। जो आपने यहाँ 4 जी। पॉइंट गिनवाए हैं उनके ऊपर मैं अलग से करूंगा। ये अपने आराम से बैठेंगे। और मैं अंत में आप दोनों को बोलूं कि आप आर्य समाज के मंच पर पहली बार आए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बाहर जाकर केवल इतना कहिएगा कि जो था आर्य समाज में अच्छा था, बुरा जो था वो मेरी जिम्मेदारी है। आर्य समाज ने बुरा किया ऐसा मत बोलिएगा। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, ये दोनों मेरे से पहले जुड़ा आर्य हुआ समाजी हूं, हैं, मतलब। ये मेरे से दोनों पहले आर्य समाजी है, ये मैं घर मामा से की तरफ actually से आर्य जुड़ा हुआ समाजी हूं। है। वो बंदे ने शादी, जो आप कह रहे थे ना नहीं, कि दूसरों मैं- बेटी का, जो आप बेटी वाला बात कर रहे थे ना, वो पहले से शादी करके बैठे हुए हैं। और ये पुलकित की हम पकड़ के ना गैर भूमिहार में ही करवाएंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ कि ये तो आर्य समाजियों का ही, तो मैक्सिमम लोग जो सड़क पे होंगे वो आपके समाज से संबद्ध होंगे। अंकुर आर्य कम लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा लोग जानते हैं। मुझे नहीं, इनसे पूछा कि ये कौन है, तो मैंने कहा मैं इनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इनको हेट्स बहुत मिल रहे हैं ना आजकल, थ्रेट्स बहुत मिल रहे हैं, तो वो मुझे ऊपर से नीचे देख, नहीं फिर ठीक है। जरूरत है। सिक्योरिटी अच्छी देते हैं अरे समाज बिल्कुल। वाले। हाँ, ऑडियंस के लिए वही मंच बेचारे खोलते मर हैं। रहे हैं और तो सब। बिल्कुल, जिसके भी सवाल हैं वो एक बार हाथ ऊपर करें, माइक आप तक पहुंच जाएगा। जो भी आपका सवाल है उसको सिर्फ 2 लाइन में संक्षिप्त करें, खत्म करें। और दूसरी चीज, किससे आपका वो सवाल है उनका नाम जरूर बता दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। सादर नमस्ते, मेरा नाम उत्कर्ष है और आज का टॉपिक रिजर्वेशन पर है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं खुद जो हूं सो कॉल्ड अपर 2 लाइन आपके पास 2 लाइन। अब आप इसमें इंट्रोडक्शन दीजिए या सवाल पूछिए। ठीक है, मेरा जो सीधा प्रश्न है वो कार्तिक जी से है। कार्तिक जी, आपने SC/ST रिफॉर्म्स के ऊपर बात करी, मात्र 15% का होता है वो, ठीक है। क्या आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि जो SC/ST 15% का कोटा इस्तेमाल करके सेलेक्ट हो रहा है, तो सेलेक्ट होने के बाद वो जिस डिपार्टमेंट में जा रहा है, भले से ही उसके 4-5 पीढ़ी में कलेक्टर IAS IPS हो रहे हों, बावजूद इसके उसको उस डिपार्टमेंट में जातिगत भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा? क्या आप इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं अगर आप उसमें क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तो? नहीं, इस पे तो अब समाधान इसके लिए तो फिर से 1.5 घंटे का सत्र बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इतना ही कहा कि अगर आप देखिए, मैंने कहा सामाजिक सौहार्द होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपना अधिकार छोड़ेंगे और कोई उसको एक्सरसाइज करेगा। और अगर मेरे ख्याल से अजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं इस पे। मैं वही ये बोलना चाह रहा था, आप जो गारंटी कार्तिक जी कैसे दे देंगे? मतलब कोई भी व्यक्ति इसकी गारंटी, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मतलब ऐसे प्रश्न मत पूछिए, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। बिल्कुल सही। भेदभाव सामाजिक इशू है। अरे हम उस द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया यार, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि मतलब लोग सुधर जाएंगे? नीचे वाले जिसको हेट करना बोलेगा अरे औरत को बना दिया, औरत से भी प्रॉब्लम है, फिर बिल्कुल। कहेगा काली औरत को बना दिया, इससे भी समस्या है लोगों को, फिर कहेगा अरे ये तो आदिवासी थी। इसका मतलब आप हेट करने के लिए ना माथे में इंजन लेके आदमी चल रहा है कि एल्गोरिथम्स उसको लगातार पुश कर रहा है कि इसको मैं अब कैसे हेट कर लूं, समझ रहे? कोविंद जी को बनाया, मोदी तेली समाज से आते हैं, तो कहां से उस अपने पुरुषार्थ से वहां तक पहुंचे ना भाई, कि ऐसे किसी को खींच कर मोदी तू प्रधानमंत्री बन जा, ऐसे तो नहीं होता है ना। 33% और कोटे जो- में आते हो तो चलो। जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है और भेदभाव और ये सब की बात होती है, मायावती हो गई, लालू प्रसाद यादव हो गए, ये सब जिन जिन समाजों से आते हैं, इनके कृत्य ऐसे हैं कि उनको अपने भी समाज के लोग जो सही नहीं मानते हैं। तो भेदभाव सामाजिक समस्या है। उसका एक तो वही कि आरक्षण जो है पॉलिटिकल समाधान है, इस कारण से पॉलिटिकल समाधान के कारण कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। बिल्कुल सही। Impossible। अगला सवाल अंकल जी काफी देर से, उनको माइक दे दीजिए प्लीज।
मैं एक दो announcement- लाइन में एक- प्लीज एक आपका जो भी announcement सवाल कर है। दूं। आज हमारे बीच में सुषमा आर्या जी उपस्थित है, कृपया आप खड़े हुए। अब ये विनय आर्य जी की पत्नी है और मैं एक संयोजक की पत्नी होने का दर्द क्या होता है बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी अगर उनसे मिलेगी तो वो भी उस दर्द को वर्णित करेगी कि भाई 3-4 महीने, मतलब कल आशीष जी से बात हो रही थी, फोन स्पीकर पर था और पत्नी की बात निकली तो मैंने बोला कि मत छेड़िए, बहुत सेंसिटिव इश्यू है, अभी कल का दिन हमें निकालना है। तो सुषमा जी ने धैर्य रखा है तो उसके कारण ये सारा प्रबंध हुआ है। हाँ, आप 1 मिनट इनको माइक दीजिए जी। मैं रादर अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। थोड़ा कि माइक मैं नजीक ले ऐसे लीजिए। व्यक्ति के साथ जुड़ी हूँ जो देश की उन्नति और प्रगति के लिए, समाज की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ आप जैसे नौजवान और आएँ और उस देश की बागडोर संभालें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका सवाल किससे और सवाल क्या? दो लाइन में धन्यवाद जी। मेरा सवाल कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, एक तो अंकुर जी ने जो एग्जाम्पल दिया ना कि आजकल के टीचर जो है ना बच्चों से मटर छिलवाते हैं, ये आज के परिप्रेक्ष्य में सही बात नहीं है। कितने वर्षों से? लगभग 20 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ 20 वर्षों से। आप कम से कम 10 राज्यों का आज के शिक्षक का क्या काम है अध्ययन करिए। मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा। शिक्षक जो है ना पढ़ा भी रहा है, शिक्षक आधार कार्ड लेकर के उनके बच्चों के बैंक अकाउंट भी खोल रहा है, शिक्षक ही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम कर रहा है, शिक्षक ही है जो बच्चे को खाना मिल जाए वो देख रहा है, शिक्षक ही है जो हर बच्चे का कितना आज वजन, 1 महीने में कितना वजन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसको पौष्टिक खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां शिक्षक की हैं। तो आप अपना डाटा, मेरा निवेदन है कि आज के मैं परिप्रेक्ष्य अपनी में, बात पर अटल हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी जी, बात पर अटल हूँ। अगर आप अटल हैं, अगर आप अटल हैं तो मैं अपनी बात पर अटल हूँ। नहीं, और मैं बिल्कुल चाहूंगा, ऐसा हो। आप अपनी नहीं, जगह नहीं, सही हैं, आप नहीं, अपनी जगह सही है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे सिस्टम- साथ गोष्ठी करें। टीचर देखिए, सिस्टम के एक मारे मिनट, हुए हैं। देखिए एक मिनट, ठीक है, एक उसमें मिनट। बच्चों का जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। एक मिनट देखिए, आपने अपनी बात रखी, अब आप जवाब देने का मौका भी दे स्टेज हाँ। पे। अब यहाँ पर एक उदाहरण या डिबेट नहीं चल सकती, नहीं, स्टेज का सम्मान आप भी करें। आप बताइए, हमसे बड़े हैं तो हम आपसे उम्मीद करते मैं हैं। आपका प्रश्न को समझ चुका हूँ। ये जो आप कह रहे हैं, सुनिए, मैं आपके प्रश्न को समझ चुका हूँ। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो आक्षेप को भी समझ चुका हूँ। नहीं, जो आक्षेप आप नहीं जो है मेरा। अपना कष्ट बता रहे हैं उसको भी समझ चुका हूँ। न आक्षेप ठीक है। है न कष्ट है। नहीं, मैं तो लेकिन केवल ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षक है, शिक्षक आपने बहुत कहा कि कुछ बटर कर छिलवा रहा रहे है, हैं, इसका वो नहीं मतलब कर ये रहे। नहीं है कि बच्चों को वो आराम से। हाइपर टाइम दे रहा है या उसको नहीं, जो नहीं, मिलना नहीं। चाहिए वो दे रहा है या वो बच्चे- बच्चों से काम नहीं करवा रहा है। नहीं, नहीं, ये देखिए। दोनों अलग बातें हैं। ये थोड़ा डाटा आप ठीक कर लीजिए, मेरा निवेदन आपसे। नहीं, ये डाटा जैसा है ना वैसा ही है। ये दोनों फिर अलग मैं बातें आपको हैं। नहीं, 1 मिनट, मैं मास्टर बड़ी, जी, ये दोनों बातें अलग हैं। मेरी बात सुनिए। आप दोनों को मिला क्यों रहे मैं हैं? आपसे बड़ी विनम्रता से अलग से अपने खर्चे पर अंकुर जी को आमंत्रित करता हूं और इसी विषय पर घंटे 2 घंटे कहीं पर भी चुनौती देता हूं। आप इस बात कर लें मेरे से। सर नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, 1 मिनट सर। इसी टॉपिक बात पर आप हो बात गई, करिए मेरे से। आपने ठीक है, न्योता ठीक है। दिया। नहीं, मुझे ठीक है। 2 मिनट नहीं, नहीं, आप- एक मिनट इस पर जया जी कुछ बोलना चाहती है। जया जी को बोलने दीजिए। जी 1 मिनट, आपका पक्ष आ गया, अब जया जी को सुन लीजिए। जी जया जी, आप अपनी बात रखिए, आप बात रखिए। मैं जी। ये बंधु को कहना चाहूंगी, माइक थोड़ा नजदीक ले लीजिए। हाँ, जैसे शिक्षक के सब्जेक्ट में बात आई तो इन्होंने अपने ऊपर लिया है। जैसे डॉक्टरों के लिए भी कहा जाता है कि डॉक्टर किडनी निकाल लेते हैं। ठीक है, और अनुशासन ये बनाए वो रखें। बहुत सारी चीजें डॉक्टरों के लोग माइक उसके थोड़ा नजदीक। विरोध में कहा जाता है। मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, डॉक्टर की माँ हूँ, तो मैं इस तरह नहीं लेती हूँ। मेरा बेटा वो नहीं कर रहा है, तो बस डॉक्टर तो हम अपने ऊपर लेंगे नहीं, तो देखिए, गड़बड़ हो सकता मैं है। इसमें ना बहुत हम्बली एक आंसर करना चाहता अंकुर हूँ। भाई, जी, आप मत बोलिए जी। मैं बोलता आप हूँ। बोलिए। देखिए, जब इस तरह की चर्चा होती है और शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ हम एजुकेशन में शिक्षक की क्या पोजीशन है वो विषय ही नहीं है। वो तो विषय ही नहीं है ना यहाँ। बात हम ये कर रहे हैं कि आपवादिक रूप से हो या अन्य तरीके से हो। जी। मैं बिहार से, मेरे घर में 8 शिक्षक हैं, चाचा, फुआ, मौसी, फूफा सब शिक्षक ही हैं।
और मैं जानता हूं कि उनकी शिक्षा का स्तर क्या है आप और खुद वो भी स्कूल शिक्षक में क्या थे। करते हैं, मैं ये भी जानता हूं। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं उसी घर में अपने ही चाचा को यह भी देखता हूं, अंडर पेड, 6-6 महीना सैलरी नहीं मिलती है, आदमी ओवरवर्कड है, और जितनी चीजें इन्होंने गिनवाई वह भी सत्य है, वह सत्य है। शिक्षक को गधा बना दिया गया है समाज में, सरकारी शिक्षकों को। वो जो काम कोई नहीं करेगा, वो हल्दी कितना आया, फलाना कितना है, स्कूल की बिल्डिंग क्या है, चुनाव करवाना, ये शिक्षक का काम नहीं है। तो हम दोनों बात समझें। ये जो उदाहरण दिया जा रहा था, वो बुरे शिक्षक हैं, बुरे डॉक्टर होते हैं, बुरा जर्नलिस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बुरा आर्य समाजी हो सकता है भाई, बुरा संघ का हो सकता है, बुरा राजनेता हो सकता है। उसमें पर्सनली क्या ले रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात आपको है। हमने थोड़े कहा कि आप मटर छिलवा रहे हो, बिल्कुल आप सही नहीं छिलवा रहे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि कोई शिक्षक ये काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल उचित उत्तर है। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल हम ऑडियंस से पूछेंगे। एक बार प्लीज माइक पीछे की तरफ नवयुवक तक पहुंचा दीजिए, सफेद कुर्ते में। 2 लाइन में आपका सवाल क्या है और किससे है? नमस्ते, मेरा नाम आर्यन शर्मा है और मेरा प्रश्न अंकुर आर्य जी से है। जितने भी विकसित देश हैं जैसे कि चीन और अमेरिका, उनके पास अब 6th जनरेशन फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर्स जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। भारत जो कि रक्षा और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के सपने देख रहा है। हमें ये देखना होगा कि जितने विकसित देश हैं जो मेरिट को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो देश लगातार इनोवेट कर रहे हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। तो भारत जब तक मेरिट को साइडलाइन करेगा तो किस प्रकार भारत इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्योंकि हम लोग 2023 में चांद पर पहुंचे, चीन 20 साल पहले चांद पे पहुंच गया और अमेरिका 1960 के दशक में चांद पे पहुंच गया। धन्यवाद। भाई देखो, ये आपने जो बात कही है ना कि मेरिट वाली बात, ये हमेशा से ही भारतवर्ष की एक समस्या रही है, अभी भी खल रही है। हमने अभी 2 घंटे उसी पे बैठ के बात भी करी है, जिसको इन्होंने ब्रेन ड्रेन का नाम दिया है। हाँ, कृतेश जी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अलग इशू हो सकता है, और ये एक दिन की बहस है भी नहीं, ठीक है, ये लंबी बहस चल सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है, जहां आपके जो संस्कार हैं, शिक्षा है, जो आपका टैलेंट है, जहां पर उसको सम्मान मिले वहीं पर वो देना चाहिए। मैं नहीं मानता भाई इस बात में अब कि अगर मुझे पता है कि रॉकेट साइंस में जानता हूं और मेरे भारत में मुझे केवल इसलिए क्योंकि मैं फलानी जाति से आता हूं और मुझे नहीं मिलेगा और तो मैं मर जाऊं, बस ऐसे ही बूढ़ा होकर मर जाऊं, भीख मांगता हूं मर जाऊं, मैं अब नहीं मानता इस चीज को। मैं कहीं पर भी हूंगा, देखो मैंने कहा ना कि गूगल से लेकर के, ट्विटर से लेकर के, या कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, सबके सीईओ में लेकर के, मैनेजर से लेकर के, बड़े बड़े थिंक टैंक या उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? इंडियंस है ना। हम आज उनका सम्मान कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने, जब उनको यह लगा होगा कि नहीं भाई यहां नहीं हो सकता या यहां का सिस्टम हमें पार नहीं आने देगा, तो वो चले गए। आज भी देखो, मानो आप या ना मानो, एक व्यक्ति है जिसने 1 लीटर के अंदर 150 किलोमीटर बाइक चल जाए ऐसा करके इंजन बनाया है और उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन उसको पेटेंट नहीं मिल रहा है और कोई भी कंपनी उसको लेने को तैयार नहीं है। क्या उसे विदेश नहीं चला जाना चाहिए? जब वो विदेश से वो कंपनी भारतवर्ष में आएगी उसका सम्मान होगा। तो मैं इसके खिलाफ अब तो नहीं हूं, कभी के टाइम में था, अब चाहे मुझे कोई राष्ट्रद्रोही कह दे, पर राष्ट्र ही जब कोई अपने टैलेंट की सम्मान नहीं कर रहा है तो वो राष्ट्र ही फिर किस नाम का? और बात केवल टैलेंट की भी नहीं है, ये बात क्या है ना कि आप चने का सीड है, उसको हमने फुलाया, अंकुरित भी हो रहा है, अब कह रहे हैं कि टाइल पे उसको उगा के दिखाओ। तो टाइल क्या है ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा चाहिए, शिक्षा में जितना फंड चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कि रिसर्चर है 30 साल लगा दिया क्रायोजेनिक इंजन पे काम करने में, वो दुनिया के कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहा है, आपके रिसर्चर को बोलते हैं टिकट का पैसा 1.5 लाख रुपया अमेरिका जाने का नहीं है, कौन फंड करेगा? तो वो तंत्र पूरा, मतलब इस पे तर्क यही आएगा ना, वापस से आएगा, और वो जेन्यून है कि भाई 50 आदमी तो पहुंच रहा है ना टैलेंटेड, उन्होंने क्यों नहीं बना दिया जेट इंजन? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम आर्थिक रूप से विपन्न हैं और हमारा अधिकतर फोकस है कि 13 लाख बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, उसको हमें जीवित रखना है। लोगों के सर पे छत नहीं है, वही दलित समाज है। प्रधानमंत्री आवास योजना आएगी, टॉयलेट जैसी बेसिक, पाकिस्तान साला हम पे हंसता है टॉयलेट के कारण। आप सोचो इससे बड़ी बेइज्जती, अपमान की बात क्या होगी कि पाकिस्तान तुमको जेन्युइनली किसी बात पे मॉक कर सकता है, या बांग्लादेश कि आपके यहाँ टॉयलेट नहीं है।
हाँ, उनके पास भी कहाँ है? फिर भी वो मॉक करते हैं। तो बात यह है कि जो तंत्र चाहिए, केवल प्रतिभा की बात नहीं है, फंड्स हमारे पास नहीं है, बट थैंकफुली अब हम उस ओर जा रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे 2G आया इंडिया में, 3G आया, 3G उतना नहीं चला, हम सीधा 4G पे हमने जंप मारा, 5G रोल आउट हमारा दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है। तो वी विल टेक दीज सच काइंड्स ऑफ क्वांटम लीप्स, कि हम जो है थोड़ा थोड़ा जंप जो है वो मारते रहेंगे और हम एट पार आ जाएंगे, आर्थिक रूप से भी और संभवतः प्रतिभा के भी हिसाब से। बिल्कुल थोड़ा सा फंड्स का दुरुपयोग भी हो रहा है ना, हम देख रहे हैं कि 6,000 10,000 ये कृपया करके हमें बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकारों को भी और हमें भी, वो पर्चियां भरनी हम भी बंद करें। ये हम सबको करना पड़ेगा मिलकर। आर्थिक रूप से सक्षम है, 6,000 की हम पर्ची भर दे रहे हैं, महिला है तो। बिल्कुल। और पिछले 2 घंटे से आप सब लोगों ने सब्र बनाए रखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर्सनली जो भी सवाल जिससे है अभी सत्र के बाद जरूर पूछ सकते हैं। मैं एक सुषमा जी से और आशीष आर्य जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आए। आज अजीत जी और पुलकित जी हमारे मंच पर पहली बार आए हैं, तो एक स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र उनको देना चाहेंगे। जोरदार तालियों से एक बार हम स्वागत करेंगे। आशीष जी ये सारी व्यवस्था का भार उठाए हैं और इतने सज्जन व्यक्ति है कि कोई भी व्यक्ति उनको गुस्से में भी फोन करेगा, इतना शांति से उत्तर देते हैं। मैं सोचता हूँ कि भाई व्यक्ति दिल्ली का होकर इतना शांत कैसे हो सकता है। जोरदार तालियों से एक बार हम अभिवंदन करेंगे। इसके बाद कौन सा सेशन है? ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। विज्ञान दर्शन है, मेरा चैनल है, 3-4 चैनल है, उनमें से किसी सब पे भी आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं। मैं 1 मिनट में आपको अभी मैं बताता हूँ डिटेल्स। ग्रुप फोटो लेना है क्या? ग्रुप फोटो लाइक तो स्पेस ही नहीं हमारे पास। आ जाओ शर्मा